छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। 32 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे हैं पटवारी प्रदर्शन और सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन जारी है। विभाग के कामकाज पर इससे असर पड़ रहा है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। कल से यह हड़ताल शुरू की थी। 32 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन जारी है और सभी जिला मुख्यालयों पर यह धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और विभाग के कामकाज पर इससे भारी असर पड़ रहा है। तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। धरने पर बैठे हैं, 32 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुक कर लेती हूं। मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ गए मेरे साथ रायपुर से। रोहित, पटवारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है, कहां तक बातचीत पहुंची है? बिल्कुल, देखिए, पहले ही अल्टीमेटम पटवारियों ने राजस्व मंत्री को दे दिया था। राजस्व मंत्री ने आश्वस्त भी किया था, लेकिन उनके आश्वासन का कोई खासा असर दिखाई नहीं दे रहा है। और पटवारी लगभग प्रदेश में 5000 से ज्यादा पटवारी हैं जो कि 32 सूत्री मांगों को लेकर तमाम जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी रायपुर के तूता में भी प्रदर्शन चल रहा है। आज एक बार फिर से बड़ी संख्या में पटवारी जुटने वाले हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मांग भुइया सॉफ्टवेयर, जो कि जमीन से जुड़े हुए तमाम कामकाज जो है उस पर संचालित किया जाता है, उस पर सुधार करने की है, ग्रेड पे बढ़ोतरी करने की है। इसके अलावा ऑनलाइन जो काम किया जाता है उस ऑनलाइन काम का अलग से भत्ता दिया जाए, अलग से उसके लिए इंटरनेट, लैपटॉप या फिर अलग जो संबंधित स्टेशनरी से जुड़ी संबंधित सामग्री होती है वो तमाम चीज सरकार दे। लेकिन उस जो तमाम चीजों को लेकर पटवारी प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अंजलि, राजस्व से जुड़े हुए तमाम कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, इसके अलावा जमीन से जुड़े हुए तमाम काम प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जनता भी परेशान है और पटवारी भी अपने मांगों को लेकर बिल्कुल, हड़ताल हो रही है तो कामकाज तो प्रभावित होगा ही। तो इन मुख्य मांगों को लेकर पटवारी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार का आश्वासन अभी तक कोई काम कर नहीं पाया है। अब बने रहिएगा रोहित मेरे साथ। अगली बड़ी खबर बलौदाबाजार हिंसा से जुड़ी हुई है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में ताजा अपडेट मिल रही है कि कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को नोटिस दे दिया है। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है बलौदाबाजार और पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। 10 जून को प्रदर्शन में मौजूद थे देवेंद्र यादव जब बलौदाबाजार की हिंसा भड़की। उस दौरान वो वहां मौजूद थे। हालांकि जानकारी ये भी आ रही है कि देवेंद्र यादव आज दिल्ली में है, इसलिए पूछताछ के लिए बलौदाबाजार नहीं जाएंगे। देवेंद्र यादव 10 जून को हुई हिंसा के दिन समाज के प्रदर्शन में कुछ देर के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देवेंद्र यादव को अब नोटिस भेजा है। विधायक देवेंद्र यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेश गर्ग ने। पहले वो सुनवा देते हैं, फिर इसके अधिक अपडेट देंगे आपको। 10 जून को बलौदाबाजार में हिंसा होती है और कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय को जला दिया जाता है। उससे पहले एक सभा होती है, उसमें मौजूद होते हैं कुछ कांग्रेस के नेता जैसे कि कविता प्राण लहरे और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव। अब तफ्तीश आगे बढ़ रही है, गिरफ्तारियां आगे बढ़ रही हैं, हिरासत में लोगों को लिया जा रहा है और एक नाम को नोटिस भेजा गया, वो है भिलाई विधायक देवेंद्र यादव। हमारे साथ हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। कार्रवाइयां सारी द्वेषपूर्ण हो रही हैं, तो फिर वो लोग कौन हैं जो 12 करोड़ की संपत्ति को जलाकर चले गए? इसकी जानकारी देने की जिम्मेदारी किसकी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सरकार की है, गृह मंत्री की है, मुख्यमंत्री की है। इनके मंत्री तो आरोप लगा रहे हैं कि ये था, वहाँ पे वो था। अपनी भाजपा की सरकार को, उनकी सरकार है, उनको उनके प्रशासन पर भरोसा नहीं है। अगर भरोसा है तो स्पष्ट कीजिए ना, उसको लाइए ना। बीजेपी यही तो कह रही है कि वो कार्रवाई। आप मैं बोल रहा हूँ ना, आपके सामने बोल रहा हूँ। आप उसको सामने लाइए ना कि किन लोगों ने किया। आपके पास सीसीटीवी फुटेजेस होने चाहिए। आपके वहाँ प्रशासनिक लोग वहाँ होंगे, वहाँ पे आईबी के लोग होंगे, वहाँ एलआईबी के लोग होंगे। कहीं कोई धरना होता है तो आईबी एलआईबी जाती है ना वहाँ वीडियो शूट करने, आपसे पहले पहुँच जाती है ना, मीडिया से पहले। तो वो शूटिंग क्यों नहीं वो पब्लिक करते? जो नोटिस में लिखा है कि मंच से दिए गए भाषणों के उपरांत फैली हुई हिंसा जो उपजी है। तो मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं उससे कह रहा हूँ, आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपके सवाल पे पूछ रहा हूँ। आप मुझे एक जगह दिखा दीजिए कांग्रेस के नेताओं का मंच। मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि अगर ये नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है कि मंच से ऐसा दिया जा रहा था, तो आप तो सामने बैठे थे, छत्तीसगढ़ देख रहा है। आप बताइए क्या उस वक्त छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। मैं बहुत पहले से यही बात कह रहा हूँ। मैं वहाँ धरने
स्थल पर गया था। मैं धरना स्थल पे वहाँ पर समर्थन में मैं अपने वहाँ मस्तूरी के साथियों ने बुलाया था, उनके साथ वहाँ पर ज़मीन में लगभग 15-20 मिनट बैठा और उसके बाद मैं वहाँ से अपने रायगढ़ का मेरा आयोजन था, रायगढ़ का कार्यक्रम था, मैं उसके लिए निकला। तो ये थे भिलाई से युवा विधायक देवेंद्र यादव। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश पवार के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज। तो बलौदाबाजार हिंसा मामले से जुड़ी ये ताजा अपडेट है कि कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव भी अब इस मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी रोहित, सीधा उनका रुख करूंगी। रोहित, अब कांग्रेस पर एक बार फिर से बलौदाबाजार हिंसा की गाज गिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि विधायक देवेंद्र यादव इससे पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो सरकार पर ही हमलावर है। क्या कुछ उस पर अपडेट्स है? बिल्कुल अंजलि, देखिए 10 जून को ये घटना घटी थी और आज 9 जुलाई का समय हो गया है और इस बीच में बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं और लगभग 200 से ज्यादा लोगों को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनका सीसीटीवी फुटेज या फिर वीडियो के फुटेज के माध्यम से समीक्षा की गई थी। लेकिन अब नाम देवेंद्र यादव का निकल के सामने आ रहा है। उस समय भी ये आरोप लगा था कि देवेंद्र यादव, कविता प्राण लहरे और शिव कुमार डहरिया भी रास्ते से जा रहे थे, लेकिन वो वापस चले आए। गुरु के साथ में कई और लोग जो मौजूद थे, लेकिन उन तमाम लोगों को अब नोटिस देकर शुरुआत कर दी गई है। उनसे पूछताछ का क्रम शुरू किया जाएगा। पुलिस की ओर से नोटिस जारी की गई है और आज पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन देवेंद्र यादव, जिस प्रकार से नितेश गर्ग ने बात किया कि देवेंद्र यादव अभी दिल्ली में हैं, वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, तो वो आज पूछताछ पे नहीं पहुंचने वाले हैं। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो लगातार ये कांग्रेस के नेताओं के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने मंच पर पहुंचा और मंच पर इस प्रकार के भड़काऊ बयान दिए, जिसके कारण कहीं ना कहीं हिंसा भड़क गई और पहली बार प्रदेश में हुआ होगा कि 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ और एसपी और कलेक्ट्रेट कार्यालय को जला दिया गया। अब देवेंद्र यादव जब पहुंचेंगे तब कई बड़े खुलासे होते हुए नजर आएंगे कि देवेंद्र यादव वहां पे क्या कह रहे थे। पुलिस ने एक लंबी सूची, लंबे सवाल तैयार करके रखे हैं, वो उनसे पूछे जाएंगे। तो शुरुआत देवेंद्र यादव से की गई है। कविता प्राण लहरे को भी बुलाया जाएगा और शिव कुमार डहरिया को भी बुलाया जा सकता है। इसके अलावा और कई लोग हैं कांग्रेस के। बलौदाबाजार हिंसा की आग अभी भी सुलग रही है और लपटे जो हैं वो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी तक पहुंचती हुई भी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग केंद्र लगातार चल रहा है। आम जनता की समस्या सुन रहे हैं मंत्री। अलग अलग दिन मंत्री रहते हैं सहयोग केंद्र में मौजूद। बीजेपी कार्यालय में आयोजित होता है सहयोग केंद्र। आज मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सुनेंगे समस्या। आज स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को सुनेंगे मंत्री। तो देखिए, सहयोग केंद्र जो है वो फिर से शुरू कर दिया गया है कार्यकर्ताओं के लिए और आम जनता के लिए। आम जनता और कार्यकर्ता वहां पर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं, अपनी परेशानियां बता सकते हैं, जिनका निराकरण करने की जिम्मेदारी मंत्रियों पर है। तो आम जनता की समस्या सुन रहे हैं मंत्री। अलग अलग दिन मंत्री रहते हैं सहयोग केंद्र में मौजूद। बीजेपी कार्यालय में आयोजित होगा सहयोग केंद्र आज भी और आज मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सुनेंगे समस्या और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को आज सुना जाएगा सहयोग केंद्र में। तो वहीं देखिए, रायपुर में आज विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक भी होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और 3 बजे मंत्रालय महानदी भवन में होनी है ये बैठक। मॉनसून सत्र सहित कई मुद्दों पर हो सकती है विशेष चर्चा, क्योंकि ये कैबिनेट की बैठक है तो इसमें प्रदेश से जुड़ी हुई जन कल्याण योजनाओं से जुड़ी हुई चर्चा तो की ही जाएगी, लेकिन आगामी विधानसभा मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई भी रणनीति बनाई जा सकती है। रायपुर में आज विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। 3 बजे मंत्रालय महानदी भवन में ये बैठक होगी और मॉनसून सत्र सहित कई मुद्दों पर इस बैठक में खास चर्चा भी हो सकती है। अब बात आज के मौसम पर कर लेते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के मौसम पर अपडेट्स दे दी जाए आपको कि एमपी में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। पूरे प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम देखने को मिल रहा है। 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। श्योपुर, छिंदवाड़ा, शिवपुरी में होगी बारिश। सोमवार को 15 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई है और बैतूल में सबसे ज्यादा 1.7 इंच बारिश दर्ज की गई है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार बारिश देखी जा रही है। पूरे प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो चुका है। 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया मौसम विभाग ने। साथ ही साथ श्योपुर, छिंदवाड़ा, शिवपुरी में भी बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। सोमवार को 15 से ज्यादा जिलों में बारिश देखी गई है और बैतूल
बैतूल में सबसे ज्यादा 1.7 इंच बारिश दर्ज की गई है। तो वहीं अगर बात करें छत्तीसगढ़ के मौसम पर, तो छत्तीसगढ़ में मॉनसून फिर से एक्टिव हो गया है। 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और अब तक 202.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। औसत से 25% कम बारिश हुई है। बिलासपुर, बस्तर, दुर्ग समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है और दंतेवाड़ा, मुंगेली और कोरिया में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो देखिए, ये छत्तीसगढ़ के मौसम के अपडेट्स भी आपको दे दे कि छत्तीसगढ़ में भी मॉनसून दस्तक दे चुका है और लगातार कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी दे दी गई है। 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई और आपको बता दूं कि अब तक 202.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और औसत से ये बारिश 25% कम देखी जा रही है। बिलासपुर, बस्तर, दुर्ग समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है और दंतेवाड़ा, मुंगेली और कोरिया की अगर मैं बात करूं तो इन क्षेत्रों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इस खबर पर ताजा अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा रायपुर से और विवेक पांडे भोपाल से। रोहित, आप मेरे साथ बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भी मॉनसून एक्टिव है, छत्तीसगढ़ के मौसम हाल क्या है? देखिए अंजलि, मानसून एक्टिव है लेकिन कहीं ना कहीं बारिश कम हो रही है, जिसकी वजह से चिंता भी तमाम किसानों की बढ़ गई है। सरकार भी चिंतित नजर आ रही है क्योंकि अभी भी 25% कम बारिश जो है वो दर्ज की गई है। खासतौर पे बस्तर में तो अच्छी बारिश हो रही है, सरगुजा के भी कई इलाके हैं जहां पर अच्छी बारिश दर्ज की जा रही है। लेकिन अगर मध्य छत्तीसगढ़ की बात करें, बिलासपुर संभाग की, रायपुर संभाग की, दुर्ग संभाग की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं औसत से कम बारिश हुई है, जिसके कारण जो बुआई का काम है किसानों का वो पीछे चला गया है। और आज फिलहाल स्थिति में बात की जाए तो कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बस्तर और सरगुजा के जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश होने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज भी सूखे जैसी स्थिति निर्मित होगी और राजधानी रायपुर में इस समय धूप निकली हुई है, तो किसी भी तरीके से आज बारिश की संभावना राजधानी रायपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में कम दिखाई दे रही है। बस्तर और सरगुजा में बारिश हो सकती है। अच्छा, तो कहीं सूखे की स्थिति देखी जा रही है तो कहीं भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मौसम का हाल जान लेते हैं। विवेक मेरे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ है मध्य प्रदेश के मौसम पर अपडेट्स? अंजलि, देखिए राजधानी का मौसम साफ है, धूप निकली हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी भी बारिश का अलर्ट है। करीब 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि पिछले 48 घंटे के अंदर 30 जिलों में भारी बारिश हुई है और आने वाले 24 घंटे के भीतर 18 जिलों में भारी बारिश होगी। खासतौर पर ग्वालियर चंबल का इलाका है, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, नवदापुरम के क्षेत्र हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होने के आसार है। और राहत की बात है कि राजधानी में आज धूप खिली है। कई दिनों के बाद राजधानी में आज धूप खिलने की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा राहत महसूस कर रहे हैं। और कल जब बारिश हुई थी तो तड़के सुबह 5:30 बजे बिजली गिरने की वजह से 2-3 लोग झुलसे हैं। तो ये एक बुरी खबर भी है क्योंकि लगातार ये मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा था बारिश बिल्कुल। तो मॉनसून छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कहीं कहीं थोड़ा फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब थोड़ी बहुत खिली खिली धूप अगर जनता को मिलेगी तो वो भी अच्छी रहेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, एमपी में सरकारी विभागों ने खर्च का हिसाब किताब नहीं दिया है। 8 साल में 5 विभागों ने 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन इन विभागों ने फंड खर्च करने के बाद ब्यौरा नहीं दिया है। इन विभागों में पंचायती राज विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, खाद्य आपूर्ति, ग्रामीण विकास विभाग शामिल है और इन विभागों ने उपयोगिता प्रमाण पत्र भी नहीं दिया है। कैग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है और यह जानकारी निकलकर सामने आई है। तो वहीं देखिए, इंदौर में शुरू हुआ पौधारोपण अभियान अब जन आंदोलन बन गया है। इस मौके पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बीएसएफ परिसर में पौधारोपण किया। एक हफ्ते में कुल 51 लाख पौधे रोपने का संकल्प लिया गया है, जिसमें हर दिन बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जा रहा है।
तो वहीं बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुनील शेट्टी सोमवार को निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे। कार्यक्रम में शामिल होने के पूर्व सुनील शेट्टी मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने अपने जीवन और फिल्मी करियर को लेकर तमाम सवालों के जवाब दिए। सुनील शेट्टी ने एक और फिल्मों को एंटरटेनमेंट का पिता और ओटीटी को बेटा बताया, तो वहीं दूसरी ओर इंदौर की हरियाली और स्वच्छता की भी जमकर तारीफ की है। थैंक यू आप सबको कि आप लोग यहाँ आए और हमेशा की तरह जो प्यार हम हमेशा देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक दिनेश ने बहुत कुछ कह दिया है कि एक ब्रांड नहीं है, वी आर नॉट सेलिंग परफ्यूम, लेकिन हम क्रिएट करते हैं, दे क्रिएटर्स। और जेन्युइनली मैं इनसे जुड़ा हूँ काफ़ी सालों से, 15-20 साल से। जब भी दुबई जाता हूँ तो उनके वहाँ डेफिनेटली विजिट करता हूँ, और इसलिए मैंने बार बार उनसे कहा कि यार इंडियन ओरिजिन, तो क्या ये इंडिया में नहीं होना चाहिए? तो आई थिंक आफ्टर अ लॉट ऑफ R&D एंड आई थिंक समाज के गरीब तबके की मदद के लिए वैसे तो बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीबों की मदद के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने का जिम्मा उठाए हुए हैं। जबलपुर की ऐसे ही सामाजिक संस्था है रिसाइकल टू सेव रिसोर्स फाउंडेशन। कपड़ों को लेकर एक अनोखे अभियान में जुटी हुई है ये संस्था। लोगों से पुराने कपड़े लेकर उन्हें रिसाइकल करती है और फिर गरीब जनता को निःशुल्क देती है। देखिए एक छोटी सी शुरुआत की ये बड़ी कहानी। 2006 में इसकी शुरुआत की थी। धीरे धीरे संस्था बड़ी होती गई और पिछले कुछ सालों में ही संस्था 6000 किलो से ज्यादा पुराने कपड़े लोगों से ले चुकी है और 10,000 से ज्यादा लोगों को कपड़े दे चुकी है। खास बात यह है कि पुराने कपड़ों को नए तरीके से डिजाइन किया जाता है, उन्हें रिसाइकल किया जाता है और साफ सुथरा करके ही गरीबों में बांटा जाता है। ये नई पहल देखी जा सकती है। तो वहीं देखिए 11 जुलाई को होने वाला मुख्यमंत्री जनदर्शन हुआ है स्थगित। हर गुरुवार को होता है मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम, जो अब स्थगित हो गया है। आम लोगों की सुनी जाती है इसमें समस्या, लेकिन अज्ञात कारणों से जनदर्शन कार्यक्रम कर दिया गया है स्थगित। मैं आपको बता दूं कि 2 गुरुवार को जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जनता से परेशानियां सुनी गई और तुरंत निराकरण करने का भी निर्देश सीएम विष्णुदेव साय ने दिया। लेकिन अब खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि 11 जुलाई को होने वाला मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है।